नमस्कार। आज का हमारा डीप डाइव है सुनील कुमार के एक आलेख पर। ये प्राची पत्रिका में छपा था अप्रैल 2021 में। हाँ। और इसमें बात हुई है डॉक्टर रामनिवास मानव की कविताओं के क्राफ्ट की, मतलब उनके शिल्प विधान की। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आलेख में ये कहा गया है कि डॉक्टर मानव की भाषा जो है वो बहुत सटीक है, पर है बड़ी सहज, और इसीलिए उन्हें बिहारी और निराला की जो परंपरा है उसे आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। सही कहा, चाहे वो छंद वाली कविताएं लिखें या फिर मुक्त छंद मतलब खुली कविता। हाँ, और उनका जो खास स्टाइल है उसमें अनोखे प्रतीक हैं, बिंब है, अलंकार है, और शब्दों का तो जैसे खजाना ही है। ये सारी चीजें मिलकर उन्हें हिंदी कविता में एक अलग पहचान देती हैं। एक विशिष्ट स्थान है उनका। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। लेकिन पहले ये कि कविता में शिल्प का मतलब क्या होता है, ये क्राफ्ट है क्या आखिर? देखिए, शिल्प शब्द जो है वो संस्कृत के शील धातु से बना है। इसका मतलब होता है ध्यान लगाना या अभ्यास करना, साधना। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये कविता को बनाने का, गढ़ने का तरीका है, उसकी कला है, कारीगरी है। अच्छा। पर ये कोई फिक्स्ड रूल बुक जैसी चीज नहीं है। ये तो कवि की अपनी रुचि, उसका टैलेंट और वो किस विषय पे लिख रहा है उसके हिसाब से बदलता रहता है। जैसे बहता हुआ पानी होता है ना, वैसा ही है। ठहरा हुआ पत्थर नहीं है, ये गतिशील है। दिलचस्प। तो ये जो बहता हुआ, बदलता हुआ शिल्प है, ये डॉक्टर मानव की कविता में कैसे दिखता है, किस तरह से सामने आता है? डॉक्टर मानव का शिल्प बिल्कुल सहज है। उसमें कोई बनावटीपन नहीं लगता, उदार है। भाषा ऐसी है कि सीधी आम जनता से कनेक्ट करती है। उसमें आपको कबीर का सा खरापन, वो अक्खड़पन मिलेगा। हाँ हाँ। और साथ ही निराला जैसा व्यंग, वो तीखापन भी झलकता है। अच्छा, दोनों का मेल है। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात, वो हर तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। तत्सम शब्द जो सीधे संस्कृत से आए, तद्भव जो संस्कृत से थोड़ा रूप बदलकर हिंदी में आए, देशज मतलब जो हमारी बोलियों के शब्द हैं, जैसे आम बोलचाल के शब्द। हाँ बिल्कुल। और यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं के शब्द भी, जो अब हिंदी में रच बस गए हैं। और ये सब इतने आराम से, इतनी सहजता से उनकी कविता में आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। कमाल है। मतलब भाषा को लेकर काफी खुलापन है। अच्छा, अपनी भाषा और छंद को लेकर वो खुद क्या कहते थे, कुछ लिखा है उन्होंने इस पर? हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपनी त्रिपदी हैं, मतलब 3 लाइन वाली कविताएं। हाँ, त्रिपदी। उसमें वो लिखते हैं, गति लय तान अमंद है, भाषा भी निर्दोष है। विशिष्ट त्रिपदी छंद है। अच्छा। गति लय तान अमंद है, भाषा भी निर्दोष है। जी, इससे पता चलता है कि वो अपनी भाषा की रवानी, उसकी शुद्धता और छंद के अनुशासन को लेकर कितने कॉन्शियस थे, कितने सजग थे। और आलेख में उन्हें शब्दों का जादूगर भी कहा गया है। ये सिर्फ अच्छी वोकैबुलरी की बात है या कुछ और गहरा मतलब है इसका? नहीं, ये सिर्फ शब्द भंडार की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ। आलेख कहता है कि वो शब्दों की तलाश करते थे। मानते थे कि अपने निजी अनुभवों से गुजरकर ही सही शब्द मिलते हैं। तलाश। और उनका मानना था कि इन शब्दों में और कविता में सच में बहुत शक्ति होती है। उन्होंने लिखा भी है ये बात, वस्तुतः बहुत शक्ति होती है शब्द में, कविता में। अच्छा। तो उनके लिए शब्द सिर्फ कहने का माध्यम नहीं थे, वो एक ताकत थे जिसे साधना पड़ता है, खोजना पड़ता है। ये बात तो समझ आई, भाषा और शब्दों की ताकत। अब उनके छंदों पर आते हैं। जिक्र था कि कई तरह के छंद इस्तेमाल किए उन्होंने। हाँ, देखिए, मूल रूप से तो वो दोहाकार हैं। दोहे उनके बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ दोहे ही नहीं लिखे। उन्होंने जापानी छंदों में भी हाथ आजमाया, जैसे हाइकू, तांका, सेदोका। अरे वाह, जापानी छंद भी। जी हाँ। और इनके अलावा द्विपदी, त्रिपदी जिसका जिक्र भी हमने किया, और मुक्त छंद में भी बहुत सफल प्रयोग किए। देखिए, छंद का मतलब ही होता है आनंद देने वाला, खुशी देने वाला। ये वर्ण या मात्राओं का एक ऐसा व्यवस्थित मेल है जिससे एक लय पैदा होती है। उनका एक बहुत मशहूर दोहा है राजनीति पर। देखिए कितनी सीधी चोट है। राजनीति के मंच का इतना ही है सांच, जात पात और धर्म का होता नंगा नाच। बिल्कुल सटीक। आजकल के हालात पर भी खरा उतरता है ये तो। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि छंद पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत थी और वो सामाजिक सच्चाइयों को कितनी बेबाकी से सामने रखते थे। छंदों की इतनी वैरायटी तो है ही, पर कविता में सिर्फ छंद ही तो नहीं होते। अलंकार, बिंब, प्रतीक, इनका भी तो रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके काव्य में इन सब का भी बहुत सुंदर इस्तेमाल मिलता है। अलंकार तो हैं ही,
जैसे अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही अक्षर बार बार आता है। उसका एक उदाहरण है, पावन प्रेम प्रभा से तुमने जग को नया प्रकाश दिया। देखिए प और व की आवृत्ति वर्णन करते हैं। जैसे उत्तरांचल की बर्फीली चोटियों को देखकर वो क्या लिखते हैं, बिछाई हैं किसने ये शतरंज की गोटियां। वाह, क्या कल्पना है। बर्फीली चोटियां जैसे शतरंज की गोटियां। है ना, कमाल का दृश्य बिंब। मतलब शब्दों से आंखों के सामने तस्वीर खड़ी कर देना। और प्रतीक सिंबल्स का इस्तेमाल कैसे किया है? हाँ, वो नए और पुराने दोनों तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं कि वो अपने अंदर ही महसूस करते हैं कौरवों की बुराई को भी। अच्छा। हाँ, और पांडवों की शक्ति को भी, और अपने दिमाग में कृष्ण के उपदेश, उनकी नीति को भी। वो लिखते हैं, कौरवी कुत्सा को, रक्त में पांडवी शक्ति को, और मस्तिष्क में कृष्ण के उपदेश को, नीति को। ओह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब बाहरी दुनिया के साथ साथ अंदर का द्वंद्व भी दिखता है। बिल्कुल, अपने अंदर के महाभारत को भी वो देख रहे हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो डॉक्टर मानव का जो काव्य शिल्प है उसकी खासियत क्या कहेंगे? तो निचोड़ यही निकलता है कि उनकी काव्य भाषा जो है वो मेनली खड़ी बोली हिंदी है। उसमें तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्द काफी हैं, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वही हैं। बिल्कुल। देशज शब्द, तद्भव शब्द और जो विदेशी शब्द अब आम हो गए हैं वो सब भी बहुत नेचुरली उसमें घुले मिले हैं। और उनका शिल्प पुराने और नए दोनों तरह के छंदों, प्रतीकों, अलंकारों का एक बहुत ही सफल मिश्रण है, एक कामयाब संगम है। सही कहा। तो मतलब परंपरा की मजबूत नींव पर खड़े होकर उन्होंने अपनी नई राह बनाई। बिल्कुल। भाषा की ताकत, छंदों की विविधता और लय और गहरे प्रतीक, इन सब का संगम ही डॉक्टर मानव के काव्य शिल्प की पहचान है। बिल्कुल सही समझा आपने। चलिए, इस डीप डाइव के अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आलेख में ये बात आई थी कि डॉक्टर मानव निजी अनुभवों से शब्दों की तलाश करते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि एक कवि के लिए ये तलाश कैसी होती होगी? शब्दों को खोजना, ये अनुभव कैसा होता होगा? ये वाकई सोचने लायक बात है। और ये तलाश आखिर में उस कविता को जो बनकर सामने आती है उसे कैसे आकार देती होगी, इस पर जरूर सोचिएगा।